पर भारत बांग्लादेश रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया है कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है। भारत से बिगड़ते रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस ने जुबान खोली। भारत के साथ तल्ख रिश्ते तकलीफ देते हैं। बांग्लादेश भारत संबंध मजबूत होने चाहिए। उनका ये इतना नहीं है कि इंडिया को परेशान करके क्या हम चावल बंद कर देंगे, हम चावल बंद कर देंगे, हम इनका तेल बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। हम कर नहीं रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इशू क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद यूनुस की जबान भी बदली और यूनुस का रवैया भी बदला। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिनकी हर संभव कोशिश भारत के साथ संबंधों में आग में घी डालने की रही है। जब इंडोनेशिया के आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। Indonesia considers India a very great friend. India was the first country to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. भारत 450 मिलियन डॉलर्स ये मिसाइल इंडोनेशिया को दे रहा है। लगभग बातचीत फाइनल है और इंडोनेशिया के पास पैसे नहीं है तो भारत लोन भी देगा कि धीरे धीरे करके चुका देना। यही चाहता है यूनुस कि मेरे पीछे खड़े रहें। अच्छा, इसमें फिर पाकिस्तानी एंगल जो आप कह रहे थे, एंगल के क्यों भाई आईएसआई का डीजी आया? आईएसआई का डीजी इसीलिए आया क्योंकि ये चाहता है कि देखिए हमारा मुसलमान देश है और हमारा इतिहास है, क्योंकि इसमें विलिफिकेशन और बंगाबंधु भी आ जाता है ना बीच में। हम तो भाई भाई थे, हम तो भाई भाई थे, हमारे बीच में कुछ नहीं था। ये शेख मुजीबुर रहमान का ही दिमाग खराब हुआ था कि उसने ये करा है, चलो उसकी फोटोग्राफ नोटों से हटा दो, चलो अपना राष्ट्रगान जो है वो चेंज कर देते हैं, चलो ये चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज कर देते हैं, वैसा। ये सारा का सारा जो है इट इज डवटेलिंग इनटू वन सिंगल फैक्ट दैट मोहम्मद यूनुस हैज गॉट ऑल द अथॉरिटी इन बांग्लादेश, राइट? ही हैज गॉट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वांट्स टू प्रोलॉन्ग हिज रूल। कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है, ये कुछ अरसे में पैदा किया गया, ठीक है ना जी? ये तासुर पैदा किया गया है। अब 54 ईयर्स हो गए। मुझे याद है कि जब आई थिंक 50 साल हुए बांग्लादेश के, तो नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे और शेख हसीना वाजिद के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमने आपको आजादी लेके दी। देखिए बात सीधी सी है, बात सीधी सी ये है कि जितना भी रजीम या जो इस वक्त ऑपरेटर्स मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, ये सारे का सारा जो ऑपरेटर्स है, ये ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से जो इस वक्त सोच लेके बैठा हुआ है वो एक डिफरेंट सोच है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है, मालदीव्स को मैनेज कर लिया, श्रीलंका को मैनेज कर लिया, बांग्लादेश को कैसे मैनेज करेंगे? सवाल ये है। और दूसरी एक और बात भी है, कैसे करेंगे ये सारा कुछ? इतना आसान काम नहीं होता। वहां पे जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी। अब सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं ये तो पेरिस में थे, इनको तो सारी स्टोरी का उस वक्त जारी बात है, ही मे नॉट बी नोइंग एवरीथिंग। इनको जो बताया गया उस हिसाब से वो चीजें चल रही हैं। लेकिन ये चीज जरूर है, जब इंडोनेशिया के आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। राष्ट्रपति सुकर्णो जो बने, उनका बहुत अच्छा रिलेशंस थे भारत के साथ। और उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हत्ता और प्रधानमंत्री थे सुल्तान जहरीर।
जब देश आजाद हुआ और वहां के लोगों के साथ क्या क्या जुल्म सितम हुआ है कैसे बताया जाए वर्ल्ड स्टेज पे, तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हत्ता को और जो प्रधानमंत्री थे उनको एक स्पेशल प्लेन से ले जाया गया भारत और यहां से यूएनओ, और वहां पे उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया के लोगों के साथ क्या जुर्म हुआ है। पता है उस प्लेन को उड़ाने वाले कौन थे? कौन? राजीव गांधी? नवीन पटनायक के पिताजी थे बिजू पटनायक, वो सुरक्षित निकाल कर लाए थे इनके वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को। तब उन्होंने जावा में गए और फिर वहां से उठाकर लाए और सुरक्षित दिल्ली ले गए, और बाकी सोचिए कि उस वक्त कितना रिस्की था ये। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। पता है एशियान जितने सारे देश हैं, सिंगापुर हो जाए, मलेशिया हो जाए, चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडोनेशिया। 7 बिलियन डॉलर्स। अब इसके रणनीतिक महत्व को समझिए। 7 बिलियन डॉलर, इंडोनेशिया बिलियन डॉलर सर, मैं तो देख रहा था। अच्छा 7 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। हाँ, 50 बिलियन डॉलर का व्यापार है हमारा इनके साथ। हाँ 3 टाइम्स इजाफा, 7 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है, माफ कीजिए। अब इसका स्ट्रेटेजिक महत्व समझिए। इंडोनेशिया कोई एक देश नहीं है, ये 17,000 आइलैंड है। हाँ, और 17,000 आइलैंड कहां कहां है? इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, और ये मतलब कि गल्फ ऑफ जो मलक्का स्ट्रेट जिसको बोलते हैं ना वहां है, और साउथ चाइना सी, ये 17,000 वहां फैले हुए हैं जी। और इस देश को नेवल फल्क्रम ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। कि इसका जो बैलेंस है ना, जिसके तरफ है ना, वही नेवी में वो समझिए कि उस देश महान है, क्योंकि साउथ चाइना सी, नेवी फल्क्रम इसको बोला जाता है इस देश को, कि एक ये तराजू है ऐसा। और ये चारों तरफ से जोड़ता है पूरी दुनिया को। एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ गल्फ ऑफ मलक्का है, एक तरफ साउथ चाइना सी है। ये 17,000 आइलैंड में फैला हुआ है जी। और कहा जाता है कि इंडोनेशिया में जिन देशों का पोर्ट है वो दुनिया में नेवी के बादशाह हैं। और अमेरिका का पोर्ट है, और भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में समझौता किया है, भारत की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी साथ मिलकर एक्सरसाइज करने वाली है। बांग्लादेश की वंस अगेन कि भाई बांग्लादेश ऐसी एक कंट्री बनती जा रही है जो लातों के भूत है, बातों से मानने पर नहीं आ रहे हैं। भाई जो मुल्क आपकी मदद करता है आप उसको यहाँ के दिखाते हैं। आप अपने मुल्क को स्टेबल करो, आप अपने लोगों पर तवज्जो दो। आप जंग की तैयारियों में जुटे पड़े और मोहम्मद यूनुस मतलब करना क्या चाह रहे हैं? मतलब ही इज रियली प्रूविंग के भाई दोस्त मिले 1000 लेकिन दुश्मन ना ऐसा मिले चिनार। क्या ऐसे ही है कि मोहम्मद यूनुस जो भी कर ले, मतलब उनकी एक घटिया हरकतें हमें देखने को मिल रही हैं, और पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा है, इंडिया भी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये गुस्से में कहाँ दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को? देखिए सबसे पहले तो डॉक्टर यूनुस ये फैसले नहीं कर रहा, ये कोई और फैसले कर रहे हैं इनके मुल्क के। ठीक है, जब यंगस्टर जो अनमेच्योर होते हैं ना, जब वो इनकलाब लेके आते हैं ना, तो इस तरह के ही मामला तो हुआ करते हैं मुल्कों में। डॉक्टर यूनुस को सोच लेना चाहिए कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं। पहली बात, आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। रीजन क्या, सिंसियर कैसे नहीं है? अगर ये इतने सिंसियर हैं, अगर ये इतना वो कहते हैं कि भाई अमेरिका और इंडिया मुदाखलत करता है हमारे में, तो आपने उधर 2 अपनी एनजीओ क्यों बनाई है? एक है डॉक्टर यूनुस की है, एक उनकी बेटी की है। आया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहेगा वो डॉक्टर यूनुस नहीं मानेगा, डॉक्टर यूनुस की मजबूरी बन जाएगी मानना। अगर डॉक्टर यूनुस मानता है तो उसकी आवाम उसको मारेगी, अगर नहीं मानता तो अमेरिका उसको मारेगा। अब डॉक्टर यूनुस की चॉइस क्या है यहाँ पर? उनके अपने बच्चों का फ्यूचर किधर है? डॉक्टर यूनुस की बेटी का फ्यूचर किधर है? अमेरिका के अंदर। तो कैसे स्टैंड करेंगे बांग्लादेश के साथ? तो लिहाजा मेरा तो यही पॉइंट है कि अभी ज्यादातर नहीं स्टैंड कर पाएगा डॉक्टर यूनुस, और अनकरीब बांग्लादेश को वो छोड़ के भाग जाएगा। खालदा जिया भी चली गई हैं, वो भी नहीं इस वक्त है, यानी कि अब लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है कोई। अब वो लीडरशिप उठ रही है जो शेख हसीना वाजिद की थे, अब वो नारे भी लगाने के लिए बाहर उठ खड़े हुए हैं, और भी वो बाहर अपनी एक्टिविटी पॉलिटिक्स की वो शुरू कर चुके हैं। अभी डॉक्टर यूनुस का दिन खराब है,
तो लिहाजा यही है कि वो अपने इलेक्शन करवा दें ताकि कोई एक हुकूमत आए और जंग नहीं हल। आपको लगता है कि इलेक्शन फेयर एंड मतलब कि हम लोगों को नजर आएंगे? बिकॉज जैसी सिचुएशन बांग्लादेश की चल रही है बिल्कुल भी नहीं हम लोगों को नजर आ रहा। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो अगर ये सारा कुछ कह रहे हैं कि भाई कोई और करवा रहा है, कठपुतली बने हुए हैं जो मोहम्मद यूनुस है अमेरिका की, तो इस तरह तो फिर भारत पे क्यों इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कहा कि शेख हसीना नरेंद्र मोदी की कठपुतली नजर आती है? पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। अच्छा, ओके, ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए टू नॉट वरी अबाउट यू बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना। ओके, तो अब वो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे। हमने तो जिहाद शादे बंद कर दी हैं, मिलिटेंट इस्लाम ख़त्म हो गया है, सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो गई हैं, और कश्मीर तो इंडिया ने ऑलरेडी हजम कर लिया है, और वहाँ तो अब थोड़ी बहुत पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो और हम क्या, हम तो ट्रेड भी शायद शुरू करना चाहते हैं, इंडिया नहीं शुरू करना चाहता, तो इस किस्म की बात। तो मेरा ख्याल है कि वो हम तो वैसे ही वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। तो अगेन सिर्फ ये जरूर होगा कि इंडिया जो है वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ, वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा, इंडिया अगर चौड़ा होया तो उन्हें फिर साड़ी अखा करते रहना साढ़े वाल। हाँ, ठीक है। जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर, हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे सामने, बिल्कुल। तो इससे जाहिर होता है जो आपकी बात है कि वो कैसे होंगे, यूं होंगे। एब्सोल्युटली इन द फ्रंट रो, इनवाइटेड। अच्छा, तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस के हवाले से इंडिया कैसे तैयार हो गया? क्या वो इन पे बात नहीं करेगा या वो मामूली हिस्सा है? नहीं, वो तो स्ट्रेट अवे इंडिया मान गया। कैसे, ये कैसे? क्योंकि यार इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, 50,000 बंदा वापस आ जाता है। अच्छा, मिलियंस वहाँ गए हुए हैं ऑलरेडी। इंडियंस ऑक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिग अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, सेनेट, कांग्रेस के अंदर हर जगह पे इंडियंस पहुंचे हुए थे। अगर उनमें से वर्किंग क्लास के कुछ लोग 20-30,000 लोग वो वापस रिपोर्ट कर देता तो व्हाट्स द बिग डील। इंडिया कहेगा नो प्रॉब्लम। ये बड़े इंडियंस आर वेरी प्रैग्मेटिक इस किस्म की चीज़ में, कोई इशू नहीं बनाते इस किस्म की चीज़ों को, और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई आप अपने जो इंडिया ने टैरिफ्स लगाए हुए ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, कि अमेरिका के जो सामान है वो इंडिया में इतनी आसानी के साथ नहीं आ सकता, बड़ी ड्यूटीज हाई रखी हुई है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर तुम उसको गिराओगे नहीं अपने टैरिफ्स को तो मैं भी लगा दूंगा। तो वहाँ अब थोड़ी बहुत लेन देन इंडिया के साथ होगी। अच्छा।